हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर्स में कल हमने पेट्रोकेमिकल का इंट्रोडक्शन किया था। वहाँ हमने पढ़ा था कि पेट्रोकेमिकल होते क्या हैं। बेसिकली पेट्रोकेमिकल ऐसे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होते हैं जो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या नेचुरल गैस से मिलते हैं। फिर हमने उनकी कैटेगरीज पढ़ी थी, पेट्रोकेमिकल के किन कैटेगरीज में बांटा गया है। तो हमने देखा था कि उनको दो कैटेगरीज में बेसिकली बांटा गया था। फर्स्ट कैटेगरी थी जिनको हम लोगों ने प्राइमरी पेट्रोकेमिकल कहा था, जिसमें एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटाडाइन, मेथनॉल और नेफ्था आते हैं। उसके बाद जो है डेरिवेटिव्स या इंटरमीडिएट पेट्रोकेमिकल्स दूसरी कैटेगरी थी। डेरिवेटिव इंटरमीडिएट पेट्रोकेमिकल्स में कौन से केमिकल आते थे या वो कहाँ से डिराइव होते थे। तो हमने पढ़ा था कि जो आपके प्राइमरी पेट्रोकेमिकल्स हैं उनको आप केमिकल कन्वर्जन के थ्रू डेरिवेटिव्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और ऑप्शंस क्या थे, जैसे पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट हैं जो प्राइमरी पेट्रोकेमिकल को छोड़ के और कहीं से हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ऑब्टेन हो रहे हैं, उनके केमिकल कन्वर्जन से हम लोग डेरिवेटिव या इंटरमीडिएट पेट्रोकेमिकल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तीसरा रूट ये था कि कोई हाइड्रोकार्बन हो, उसमें केमिकल रिएक्शन हम कराएं, उसमें एडिशन करें हेटेरो एटम्स का, जैसे क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, तो वो भी इंटरमीडिएट पेट्रोकेमिकल्स होते थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि इम्पोर्टेंस क्या है या इनका एप्लीकेशन क्या है। तो हमने देखा कि इनका एप्लीकेशन फूड इंडस्ट्री में है। अब फूड इंडस्ट्री में है वो एग्रीकल्चर बेसिकली वो फर्टिलाइज़र्स हम लोग पेट्रोकेमिकल्स से बनाते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स फील्ड्स में यूज़ होते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। उसके बाद हमने देखा था कि वो शेल्टर हमें प्रोवाइड करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, जो हमने डिस्कस किया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनका एक्सट्रीम एप्लीकेशन है, क्लॉथ्स के मैन्युफैक्चरिंग में, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री में, सिंथेटिक रबर इंडस्ट्री में, पॉलीमर्स का इतना वाइड एप्लीकेशन है हमारी ज़िंदगी में। प्लास्टिक कोई भी देखिए आप, बॉटल पानी पीते हैं हम लोग, बॉटल है, पेन यूज़ करते हैं लिखने के लिए, वो भी प्लास्टिक से ही बनी हुई है। तो ये बेसिक इनका एप्लीकेशन था ये। और ये पेट्रोकेमिकल्स हमारी कंट्री की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि बेसिक रॉ मटेरियल जो हमारा होता है या सोर्सेस क्या होते हैं। तो नेचुरल गैस थी या वो पेट्रोकेमिकल से जो हम फ्रैक्शनेशन करते हैं या डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल का, उससे जो हमें मिलता है नेफ्था हमारा एक फीड स्टॉक था। नेफ्था के ही रिफॉर्मिंग से, अगर हम रिफॉर्म करते थे नेफ्था को, तो हमें मिलता था एरोमेटिक्स, बेंजीन, टालुइन और ज़ाइलिन, एक पेट्रोकेमिकल के फीड स्टॉक के तरह यूज़ किए जाते हैं और प्राइमरी पेट्रोकेमिकल्स में आते हैं। और हमने देखा था कि अगर हमें छोटी चेन के कंपाउंड्स चाहिए, C1, C3, C4, C2, जिससे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, तो हम लोग क्रैकिंग करते थे नेफ्था की। तो नेफ्था की क्रैकिंग करके हम लोग स्मॉलर चेन मॉलिक्यूल ऑब्टेन करते हैं। वाइलेस जब हम लोग नेफ्था की रिफॉर्मिंग करते हैं तो हम लोगों को लॉन्गर चेन मॉलिक्यूल और कहिए कि हमें एरोमेटिक्स मिलते हैं, बेंजीन, टालुइन, ज़ाइलिन, नेफ्थलीन। उसके बाद हमें देखना है कि कंजम्पशन क्या है, इस वक्त मार्केट में पोजीशन क्या है पेट्रोकेमिकल्स की। तो हमने देखा था कि इंडिया में कंजम्पशन लेवल जो है ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। जैसे इंडिया में पेट्रोकेमिकल का कंजम्पशन 5 kg पर कैपिटा है, पर हर व्यक्ति 5 kg के अप्रॉक्स यूज़ करता है पेट्रोकेमिकल, जबकि ग्लोबल एवरेज इसका देखा था हमने कि 25 kg के आसपास था। वाइलेस चाइना जो हमारा कंपटीटर है इस फील्ड में, वहाँ पे पेट्रोकेमिकल का कंजम्पशन जो है पर कैपिटा कंजम्पशन 30 kg के अराउंड था। तो इससे ये इस 5 kg की लो कंजम्पशन है, इससे ये हमें आइडिया लगता है या इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ पर्सपेक्टिव जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसी पे नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है पेट्रोकेमिकल की इंडिया में और ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है।
तो जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई लिटिल बिट लेट, यहाँ पे स्टार्ट हुई हमारे 60s में स्टार्ट हुई। सबसे पहला प्लांट जो पेट्रोकेमिकल का लगा वो यूनियन कार्बाइड ने लगाया था, वो नेफ्था क्रैकर प्लांट था। नेफ्था को क्रैक करके वहाँ पे एथिलीन बनाते थे। तो सबसे पहला प्लांट लगा एथिलीन का, नेफ्था क्रैकिंग से मिलते थे। वो 20,000 टन पर एनम उसकी कैपेसिटी थी 1966 में। उसके बाद नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एथिलीन कॉम्प्लेक्स 60,000 टन का पर एनम 16,000 टन पर एनम के एथिलीन का प्लांट लगाया 68 में। उसके बाद जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगती रहीं, वो बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन 8-10 साल बाद जो है IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड जो रिलायंस ओन करती है जिसको, उसने बहुत बड़ा प्लांट लगाया पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि एक्चुअली जैसे कॉम्प्लेक्स या मॉल आप लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। आप कपड़े भी खरीद सकते हैं, आप टॉयज़ भी खरीद सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ऐसा ही है जहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ में यूजुअली क्या होता है, कोई एक फैक्ट्री अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पे एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। किसी की शूज़ की फैक्ट्री है तो वहाँ पे शूज़ प्रोड्यूस कर रहा है, किसी की फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री है, फर्टिलाइज़र का प्लांट है तो वहाँ सिर्फ फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्सेस हैं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, वो बेसिकली इंटीग्रेटेड होते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब रॉ मटेरियल उनको वहीं से ऑप्टेन हो जा रहा है। अगर उन्होंने डिस्टिलेशन यूनिट जैसे लगा रखी है तो डिस्टिलेशन यूनिट से उनको नेफ्था मिलेगा। नेफ्था को उन्होंने क्रैक किया या रिफॉर्म किया डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, तो वहाँ से हमें मिलता है, आपको एथिलीन मिला। एथिलीन को फिर पॉलीमराइजेशन किया, पॉलीएथिलीन बनाया। पॉलीएथिलीन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट हमने लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन या हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो देखा हमने कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक जो है ना एक ही इंडस्ट्री में बन रहे हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री को कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस। तो IPCL में 1.3 लाख टन पर एनम का बहुत बड़ा प्लांट है इन कंपेरिजन टू द इनिशियल स्टेजेस जो 20,000 टन पर एनम या 60,000 टन पर एनम के हिसाब से प्लांट करते थे। उसके कंपेरिजन में IPCL ने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लगाया एथिलीन के बेसिकली प्रोडक्शन के लिए 1.3 लाख टन पर एनम का 1978। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे ही छोटी फैक्ट्रीज स्मॉल 20,000 30,000 टन पर एनम के प्लांट लगते रहे। उसके बाद फिर तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स ने लीनियर एल्काइल बेंजीन का प्लांट लगाया। फिर लीनियर एल्काइल बेंजीन की फील्ड में IOCL ने भी अपना स्टार्टिंग की, फिर रिलायंस ने अपनी स्टार्टिंग की, उन्होंने प्लांट लगाया। रिलायंस ने 2 प्लांट लगाए, खतालगंगा में 1987 में और हजीरा में लगाया उन्होंने 1991 टू 99 2 फेजेस में। इसका एक्सपेंशन हुआ था 1991 से स्टार्ट होकर 1997 तक लगा। उसके बाद इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स IPCL ने फिर गैस करके पहला प्लांट जो उनका था वो नेफ्था बेसिस पे था, नेफ्था को क्रैकिंग करते थे वहाँ पे। फिर जो उन्होंने बाद में 2 प्लांट्स और लगाए हैं, उन्होंने प्लांट लगाया वो 4 लाख टन पर एनम का था 1992 में। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ये आपको याद नहीं करना है। हमें मालूम होना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कैसे ग्रो किया। इसमें मेमोराइज़ करने की बात नहीं है, मेमोराइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। मोस्ट लाइकली किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बेसिकली हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो की। जस्ट उस पर्सपेक्टिव से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसको। फिर एक बड़ा प्लांट मोलासिस के बेसिस पे वैम ऑर्गेनिक्स जूलियन जो है गजरौला में जूलियन कंपनी है, आप लोग अवेयर होंगे जूलियन के नेम से, उसने 2001 में प्लांट लगाया। फिर हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स ने जो वेस्ट बंगाल में है, उसने नेफ्था बेस्ड पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाया, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 2001 में स्टार्ट किया। उसके बाद जो बड़ा मेजर प्लांट लगा वो इंडियन जो लार्जेस्ट नेफ्था
पानीपत हरियाणा में है। वहाँ पे IOCL ने प्लांट लगाया है, वो है 8 लाख टन पर एनम का, जो उस वक्त का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स था ऑन द बेसिस ऑफ नैफ्था क्रैकिंग। तो वहाँ पे नैफ्था की क्रैकिंग होती थी, उससे एथिलीन और प्रोपलीन दो मेजर के प्रोडक्ट थे। तो नैफ्था का सबसे बड़ा प्लांट था 8 लाख टन पर एनम का। उसके बाद रिसेंटली जो है 2013 में ONGC पेट्रोल एडिशन लिमिटेड OPAL ने 1.1 मिलियन टन का 1.1 लाख या 1.1 मिलियन टन मीट्रिक टन का जो है ना पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 2013 में लगाया। तो वहाँ पे क्लीन प्रोपलीन और पॉलीप्रोपलीन मेजर प्रोडक्ट हैं इनके। तो हमने देखा कि स्टार्ट हुई हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री 1960s में। उसके बाद 1980s और 1990s में ग्रोथ बहुत अच्छी रही इसकी पेट्रोकेमिकल की। लेकिन एज वी नो पेट्रोकेमिकल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो डिराइव होते हैं कहाँ से? पेट्रोलियम से डिराइव होते हैं। तो इनका ग्रोथ लार्जली डिपेंड होता है इनके फीड स्टॉक के बेसिस पे, मार्केट प्राइसेस पे क्रूड ऑयल के। जैसे हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल का अगर मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो इम्पैक्ट पड़ता है इस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के ग्रोथ पे, क्योंकि पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रहे होते हैं। जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कॉस्ट प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। तो ऐसे केसेस में, ऐसे सिचुएशन में फिर उनको डिस्प्लेस करना जो करंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो पेट्रोकेमिकल रूट से नहीं हैं, क्योंकि कॉस्ट अगर पेट्रोकेमिकल के आपके प्रोडक्ट्स की बढ़ जा रही है तो फिर रिप्लेस करना मुश्किल होगा। तो लार्जली डिपेंड करती है, जैसे 2001 टू 2010 के बीच में पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, 149 अप टू $150 पर बैरल पहुंच गया था। उस वक्त ग्रोथ कम हो गई थी, फिर धीरे धीरे ग्रोथ इंक्रीज हुई। अब करंट पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो एक पेट्रोकेमिकल हब होता जा रहा है अपना भारत। यहाँ पे ग्रोथ के पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे, क्योंकि अभी भी पर कैपिटा कंजम्पशन जो अपनी कंट्री की है वो कम है, 5 kg के आसपास है। मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है क्योंकि डेटा ये रिलेटिवली थोड़ा सा पुराना है 2014-15 का। तो हमारे पास ग्रोथ के पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे हैं। और यूएस के जो यूएस और यूरोपियन मार्केट जहाँ पे ये मेजर प्रोड्यूसर हैं एथिलीन के, प्रोपलीन के या पेट्रोकेमिकल्स के जनरल हम कहें, तो वहाँ पे इस वक्त मार्केट उनकी सेचुरेट कर गई है, क्योंकि रॉ मटेरियल के साथ साथ लेबर की अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, ये सब मेजर फैक्टर्स हैं इनके प्रोडक्शन में और ऑल कॉस्ट में। तो हमारे पास लेबर की अवेलेबिलिटी है और मार्केट जो हमारी है सूटेबल है ग्रोथ के पेट्रोकेमिकल्स के। तो इन नियर फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेशन है कि जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है हमारी अप्रॉक्सीमेटली 8 CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से इंक्रीज करेगी नेक्स्ट 15 ईयर्स में। 2020-21 में इस वक्त है, 2035 तक ये एक्सपेक्टेड है कि जो ग्रोथ करेगी हमारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वो 8 CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से इंक्रीज करेगी। उसके बाद ये भी एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट 10% जो इंक्रीज होगा ओवरऑल पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड, उसमें 10% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिया होगा। और इंडिया की डिमांड पूरी करने के लिए एटलीस्ट हम लोगों को इस तरह के 5 to 10 पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस और लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमारी डिमांड कंप्लीट होगी। प्रेजेंटली अगर हम बात करें कि इंडिया में कॉम्प्लेक्सेस कितने हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है 11 क्रैकर्स हैं हमारे पास। उसमें नैफ्था क्रैकर्स भी हैं और नेचुरल गैस बेसिस क्रैकर हैं। जो करंट एथिलीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है अपनी वो 70 मिलियन है, 70 लाख टन पर एनम है अपनी कंजम्पशन कैपेसिटी।
एथिलीन का मेजर प्रोडक्शन, मेजर यूज़ क्या है? एथिलीन जो 60% ऑफ द टोटल एथिलीन है वो यूज़ होती है आपके या तो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनाने के लिए, या हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनाने के लिए, या लोअर लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए। जो LDP ही लो डेंसिटी पॉलीथीन की हम जानते हैं कि उनका यूज़ मेजर कहाँ होता है? उनका यूज़ पैकेजिंग में होता है, फूड आइटम्स के और नॉन फूड आइटम्स के पैकेजिंग में होता है। जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो कंटेनर आपके बनाने के लिए, बॉटल्स देखते हैं आप जिसमें 10 लीटर 20 लीटर्स के कंटेनर हैं, ड्रम है, तो वहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज़ होता है। अब कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स जो पेट्रोकेमिकल के हैं वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ग्रोथ पर्सपेक्टिव, या जो आपके सिलेबस में था कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, तो हमें जस्ट अगर ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो हम इसको टैकल कैसे करेंगे? थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे पेट्रोकेमिकल्स क्या है, फिर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की स्टार्ट, थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री की स्टार्ट कब हुआ था, 60s में स्टार्ट हुआ था, एक दो प्लांट्स के नाम जो मेजर हैं वो बता देंगे, और फिर ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में, एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, डिपेंडेंट है अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑन द पेट्रोकेमिकल्स। तो ये थोड़ा सा बता देंगे। उसके बाद फिर फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या है, फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, तो वो बता देंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 8 CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से CAGR से इंक्रीज होने के प्रोबेबिलिटी है। ये एस्टिमेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड क्या है, तो मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, उसके बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि 10% जो है कंट्रीब्यूट करेंगे ओवरऑल जो पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्शन होगा वर्ल्ड में। तो इसके बेसिस पे थोड़ा सा हम फ्यूचर के बारे में बता देंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा टैकल हो जाएगा। उसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन आपको, क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल पूरा सब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो और सारी चीज़ें जो है ना आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताई गई। हो सकता है एग्ज़ाम में ना पूछी जाए, लेकिन हम लोग को इन्फॉर्मेशन, नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट्स की, उसके बेसिस पे ही बताया गया है। तो अगर जो प्रोडक्ट्स हमें फाइनल प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको हम लोग 5 कैटेगरीज में बांट देते हैं। जो अपने प्रोडक्ट्स में पेट्रोकेमिकल से एथिलीन, प्रोपिलीन जैसे रॉ मटेरियल यूज़ करके, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो लार्ज स्केल पे है वो है आपका पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में चाहे लो डेंसिटी पॉलीथिलीन कह लीजिए, चाहे हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन कह लीजिए, आपका पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीस्टाइरीन है, ये सब आते हैं आपके पॉलीमर्स में। सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन जो है, मेजर प्रोपोर्शन जो है आपका पेट्रोकेमिकल्स का, वो आता है पॉलीमर्स में। उसके बाद क्या आते हैं? सिंथेटिक फाइबर आते हैं। उसमें एक्राइलोनाइट्राइल है, DMT है, PTA है, कैप्रोलैक्टम है, सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक रबर है, इलास्टोमर हम जानते हैं, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर है। फिर आपका आता है पेट्रोकेमिकल ये परफॉर्मेंस प्लास्टिक जो होते हैं, ये तो मेजर 5 कैटेगरीज हो गए: सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, पॉलीमर आपका, और सिंथेटिक डिटर्जेंट। लीनियर अल्काइल बेंजीन जो है आपकी लैब, ये सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होती है। तो लैब के प्लांट्स इंडिया में बहुत हैं, रिलायंस के लैब के प्लांट हैं, IOCL का लैब का प्लांट है, निरमा के लैब के प्लांट हैं। तो लीनियर अल्काइल बेंजीन एक इम्पॉर्टेंट पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है जो यूज़ होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाने में। उसके बाद फिर परफॉर्मेंस आपके प्लास्टिक्स हैं, उनको हम जैसे सॉल्वेंट वगैरह हैं तो उनको हम उस क्लास में रखते हैं। तो बेसिकली 5 अगर प्रोडक्ट को कैटेगराइजेशन मेजरली करें तो हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 5 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि इंटीग्रेशन जो हो, क्योंकि देखते हैं ना कि अगर हम सिर्फ एक प्रोडक्ट की हम फैक्ट्री लगाएंगे तो ओवरऑल कॉस्ट हमारी ज़्यादा आएगी। तो जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं वो हमारे हैं कि इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बने जहाँ पे पेट्रोलियम प्लस पेट्रोकेमिकल साथ में हो, इंटीग्रेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो उसमें चांसेस हैं जो हमारा डिस्टिलेशन के बाद आपका जो गैसोलीन मिलता है उसको, क्योंकि एज
हमारे जो कंट्री है वो मूव कर रही है सोलर एनर्जी की तरफ या इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ, तो इन द फ्यूचर देयर आर चांसेस दैट द डिमांड ऑफ द गैसोलीन जो है ना वो डिक्रीज होगी, कम होती जाएगी गैसोलीन की डिमांड। तो जैसे गैसोलीन की डिमांड कम होगी तो जो गैसोलीन फ्रैक्शन है उसको भी हम लोग जो है ना उसका क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग करके हम लोग पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की तरफ उनको ले जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ज़रूरी है, इंटीग्रेशन होगा तो ओवरऑल कॉस्ट जो है आपके मटेरियल की वो डिक्रीज हो जाएगी। इंटीग्रेशन में क्या है कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन अगर हो गया रिफाइनरी का तो हमें रॉ मटेरियल भी वहीं से मिल जाएगा। जब रॉ मटेरियल हमें मिलेगा तो हम लोग उसको क्रैकिंग या रिफॉर्मिंग करके, क्योंकि क्रैकिंग या रिफॉर्मिंग पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम के भी प्रोसेस यूनिट प्रोसेसेस हैं और केमिकल के भी यूनिट प्रोसेसेस हैं। तो रिफाइनिंग करने के बाद उनको यूज़ करके हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर हम लोग 5 to 10% ऑफ द क्रूड ऑयल यूज़ कर रहे हैं अपने प्लांट में तो इंटीग्रेशन लो लेवल का इंटीग्रेशन कहलाता है। अगर हम लोग यही जो क्रूड ऑयल है अपना उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दें, प्लांट की यूटिलाइजेशन की अगर उसको ले जाए 25 up to 20%, अगर जो क्रूड ऑयल है उसको, क्योंकि क्रूड ऑयल में डिस्टिलेशन से जानते हैं हम लोग कि मेजर कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फ्रैक्शंस में मिलते हैं, जैसे गैसोलीन अगर यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल जैसे तो वो पेट्रोकेमिकल में नहीं आ रहा है। डीजल हम लोग यूज़ करते हैं वो नहीं आ रहा है। वैक्सेस यूज़ करते हैं जो हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं, एसफॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, वो सब पेट्रोकेमिकल्स में नहीं आते हैं। तो अगर हम क्रूड ऑयल जो अपना प्लांट लगा हुआ कॉम्प्लेक्स लगा हुआ तो क्रूड ऑयल का हम कंजम्पशन 20% तक सिर्फ हम लोग सिर्फ पेट्रोकेमिकल के लिए करेंगे, तो वहाँ पे जो है वो मीडियम लेवल का इंटीग्रेशन होगा। तो पेट्रोकेमिकल के जस्ट बेसिस में उनका ग्रोथ पर्सपेक्टिव में अब इतना ही। अब जो है आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजीज ऑफ जो है डिहाइड्रोजनेशन है, ऑक्सीडेशन है, सल्फोनेशन है, अल्काइलेशन है, डी अल्काइलेशन है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। ये जो फर्स्ट पार्ट था आपके फर्स्ट यूनिट का वो आज कंप्लीट हो गया है। नोट्स की जहाँ तक बात है तो इंग्लिश में जो नोट्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगा, तो आप लोग जस्ट थॉरली इसको पढ़िए, सुनिए, और अगर आप बुक फॉलो करते हैं तो ड्राइडन की बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। शेवरॉन ड्राइडन की बुक ही अभी आप लोग फॉलो कर लीजिए। बाकी नोट्स इंग्लिश में जो है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने रेफरेंस के लिए नोट करना चाहते हैं तो चीज़ें नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इंग्लिश में नोट्स मैं आपको वीडियो के साथ या वीडियो के बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं डाल दूँगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।